ठीक पौने 10 बजे वो शाहजहां की लॉबी में पहुंची। ऐसी जगमग कि एक बारगी तो सुनील उसे पहचान ही ना सका। वो पिंडलियों तक आने वाली सफेद जीन्स और लाल बस्तियर पहने हुए थी, और उसमें उसकी फिगर गजब ढा रही थी। अपनी लिफ्ट गर्ल की ड्यूटी पर तो वो अपने बालों को पोनीटेल की सूरत में कसे रहती थी, लेकिन तब वो खुले थे, बड़े फैशनेबल ढंग से सजे हुए थे, और उनमें उसका चेहरा फ्रेम में जड़ा जान पड़ता था। मेकअप उसने ऐसा किया था कि हर जरूरत की जगह पर हर रंग रोगन लगा होने के बावजूद लगता था जैसे कुछ ना लगा हो, सब कुछ नेचुरल हो। उसके गले में एक बारीक जंजीर थी जिसमें पुरोया लॉकेट उसे उसके अर्धनग्न पुष्ट वक्ष पर खिलवाड़ कर रहा था। कानों में लॉकेट जैसे टॉप्स थे, उसके अलावा वो कोई जेवर नहीं पहने थी। वो ऐसा काया पलट था कि सुनील उसके लिफ्ट गर्ल होने पर हैरान हुए बिना न रह सका। उसके पहलू में मौजूद श्याम सक्सेना वही काला सूट पहने था जो वो अपनी होटल की ड्यूटी में पहनता था। उसने दोनों को आगे बढ़कर रिसीव किया और फिर तीनों ब्लू आइस में पहुंचे, जहां कोने की एक टेबल का इंतजाम सुनील पहले ही कर गया हुआ था। सुनील ने उनसे बैठने का अनुरोध किया, फिर स्वयं उनके सामने बैठ गया। उसने खास तौर से जताकर एक प्रशंसात्मक उसने खास तौर से जताकर एक प्रशंसात्मक निगाह हनी डिसूजा पर डाली। एंजल फेस, यू आर लुकिंग टेरिफिक, सुनील बोला। थैंक यू, वो शर्माती सी बोली। तो ये वजह थी पौने 10 का टाइम फिक्स करने की। हाँ, मैंने बोला था ना, देखोगे तो समझ जाओगे। हाँ। फिर सुनील श्याम सक्सेना की तरफ आकर्षित हुआ। हेलो, वो मीठे स्वर में बोला। कैसे हो? फाइन, उसके मुंह से निकला। रिलैक्स, टेक इट इजी, वो खामोश रहा। यू आर हेयर टू हैव अ नाइस टाइम, नो? यस। नो हाई फीलिंग्स, नथिंग पर्सनल। यस। कल तुम खफा थे। नहीं। कड़क बोल रहे थे। आप लोग बात ही ऐसी कर रहे थे। क्या करूं यार, मेरा कारोबार ही ऐसा है। कल मुझे पुलिस से मालूम हुआ कि आप मीडिया पर्सन हैं, ब्लास्ट के चीफ रिपोर्टर हैं। अच्छा, मीडिया में काफी नाम है आपका। कल तो ये बात ना सूझी। खाली नाम से ना सूझी, साथ में ब्लास्ट का भी जिक्र होता तो जरूर सूझती। ब्लास्ट की होटल में रोज 50 कॉपी आती है। आई सी। आपके कल के जोड़ीदार भी मीडिया पर्सन है? वो सिर्फ पर्सन है। मतलब? छोड़ो मतलब, बोलो। हानि की तरफ देखकर उसने उसको भी सवाल में शामिल किया। क्या पियोगे? श्याम सक्सेना के चेहरे पर झिझक के भाव आए। आई विल हैव अ शैंपेन कॉकटेल, हानि निसंकोच बोली। विस्की, सक्सेना बोला। ब्लैक लेबल। सुनील ने वेटर को बुलाकर उनका ऑर्डर दोहराया, जिसमें अपने लिए भी उसने ब्लैक लेबल का ऑर्डर जोड़ दिया। फिश फिंगर्स और फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर उसने उनसे मशवरा किए बिना किया। ड्रिंक सर्व हुए, तीनों ने चीयर्स बोला। हनी कहती है, फिर सक्सेना बोला, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, लेकिन कुछ खास नहीं। नया कुछ नहीं, बस कुछ बातों को जरा राइट पर्सपेक्टिव में समझना चाहता हूँ। वो खामोश रहा। कल तुमने लाश देखी थी? हाँ, पुलिस ने दिखाई थी। शिनाख्त के लिए? हाँ। कब देखी, जब ले जाई जा रही थी या रूम में ही देखी? रूम में ही देखी। क्या शिनाख्त की? नाम से तो न की, लेकिन होटल के गेस्ट के तौर पर की। शिनाख्त की तो ये तो जाहिर है कि शक्ल से वाकिफ थे। हाँ। कैसे वाकिफ थे? कल आई थी ना होटल में, मैंने कल बोला तो था कि उसने अपने बॉस अमृत गरेवाल के नाम से एक स्वीट बुक कराया था, और साथ में कोई सामान ना होने की वजह से खुद एडवांस पेमेंट की ऑफर की थी। कोई सामान था ही नहीं, या तुम्हारी तवज्जो में नहीं आया था? मुझे कोई सामान दिखाई नहीं दिया था। सामान को हैंडल करना बेल बॉय का काम होता है। मुझे ध्यान नहीं कि बेल बॉय ने ऐसी कोई सर्विस की थी या नहीं।
फिर भी तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी रिकलेक्शन यही है कि सामान नहीं था? हाँ। अपने बारे में क्या बोली थी? यही कि वो अमृत गरेवाल की सेक्रेटरी थी। नाम न मैंने पूछा था न उसने बताया। किसी गेस्ट के साथ सामान ना हो तो अमूमन एडवांस पेमेंट के लिए होटल वाले उसको बोलते हैं, इस संदेशे को कवर करने के लिए कि कहीं वो बिल अदा किए बिना खिसक ना जाए। लेकिन तुम कहते हो कि एडवांस पेमेंट की पेशकश खुद उस लड़की ने की थी? हाँ। उसकी आमद का टाइम तुमने कल बताया था कि 2 बजे के करीब था। हाँ। तुम ड्यूटी पर कब आए थे? 1 बजे। छुट्टी कितने बजे करते हो? कल पुलिस की वजह से लेट हो गया था, वरना उस शिफ्ट में 9 बजे करता हूँ, जैसे आज की। तुम्हें गारंटी है कि जो लाश तुम्हें दिखाई गई थी वो उसी लड़की की थी, कल 2 बजे, जिसने अमृत गरेवाल के नाम से कमरा बुक किया था? हाँ। जबकि सूरतों के मामले में तुम्हारी याददाश्त इतनी करारी तो नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। है तो सही यार। नहीं। गिलास खाली करो, ड्रिंक्स रिपीट करें। उसने किया। उसकी देखा देखी हनी ने भी अपना गिलास खाली किया। सुनील ने दोनों के लिए नए ड्रिंक्स मंगवाए। रिफ्रेश चीयर्स, वो बोला। दोनों ने फिर उसके साथ गिलास टकराए। कल शाम को तुमने किसी ऐसे शख्स को एक लिफाफा सौंपा था जो अमृत गरेवाल के लिए मैसेज की बाबत दरियाफ्त करता रिसेप्शन पहुंचा था, ठीक? हाँ। किसको? उस शख्स को जो गिरफ्तार है। वो कौन हुआ? मुझे उसका नाम अभिनंदन शुक्ला बताया गया था। मालूम पड़ गया वो गिरफ्तार है? पुलिस ने मुझे उसके रूबरू कराया ना। क्या ना मालूम पड़ता? किस लिए? शिनाख्त के लिए, और किस लिए? कब की बात है? शाम 4 बजे की। कहाँ हुई शिनाख्त? पुलिस उसे होटल में लेकर आई या तुम्हें कहीं तलब किया? मुझे तलब किया, पुलिस हेडक्वार्टर में। वहां तुम्हें इस शख्स के, अभिनंदन शुक्ला के, रूबरू कराया गया? हाँ। तो तुमने अभिनंदन शुक्ला की शिनाख्त उस शख्स के तौर पर की जो कल शाम रिसेप्शन पर पहुंचा था और जिसने अमृत गरेवाल के लिए मैसेज की बाबत पूछा था? हाँ। शाम को किस वक्त? 6:15 बजे के करीब। तब और क्या बात हुई थी? मिस्टर शुक्ला के साथ और कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन बाद में उन साहब के साथ हुई थी जो आपके साथ रिसेप्शन पर पहुंचे थे, जिनका नाम पुलिस ने मुझे रमाकांत मल्होत्रा बताया था। उनसे क्या बात हुई थी? उन्होंने भी आकर अमृत गरेवाल के लिए मैसेज की बाबत सवाल किया था। मैंने उनसे शिनाख्त की बाबत पूछा था तो उन्होंने मुझे रूम नंबर 808 की चाबी दिखाई थी। मैंने बोला था कि और कोई मैसेज नहीं था तो वो चले गए। कहाँ चले गए थे? आपको बेहतर मालूम है, आपके साथ थे। तुम्हें क्या मालूम है? उनके पास रूम नंबर 808 की चाबी थी, वहीं गए होंगे। तभी तो लाश बरामद हुई और आप लोगों ने उसकी पुलिस को खबर की। ठीक। अब मेरा अगला सवाल गौर से सुनना और जवाब उस आपसदारी का लिहाज करके देना जो इस वक्त हमारे में स्थापित है। जब मिस्टर रमाकांत ने रिसेप्शन पर पहुंचकर मिस्टर गरेवाल के किसी मैसेज की बाबत सवाल किया था, तो तुमने कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने उन्हें एक भरा लिफाफा सौंपा था, ठीक? लेकिन मुझे शक था। शक था तो दिल में था। मेरा सवाल उन अल्फाज की बाबत है जो तुम्हारी जबान से निकले थे, जिनसे ऐसा कोई शक नहीं झलकता था। हाँ, मैंने ऐसा कहा था। और अब तुम कहते हो कि मैसेज तुमने अभिनंदन शुक्ला को दिया था, उस शख्स को दिया था जो गिरफ्तार है, और पुलिस ने तुम्हें उसके रूबरू कराया। रूबरू होने के बाद ही तो मुझे असलियत का एहसास हुआ। समझ में आया कि मुझे क्या मुगालता लग रहा था। वो समझ तुम्हें आज आई? शाम 4 बजे? हाँ। और कल जब बात तुम्हारे जहन में ऐन ताजा थी, तुम्हें कुछ ना सूझा? तब तुमने साफ कहा था कि भूरा लिफाफा तुमने रमाकांत को सौंपा था। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं? वो खामोश रहा। उसने विस्की का एक घूंट यूं भरा जैसे गिलास में पनाह चाहता हो।
आप कहना क्या चाहते हैं? फिर तनिक झुंझलाए स्वर में बोला, कहाँ पहुंचना चाहते हैं? इन सवालों के पीछे मंशा क्या है आपकी? मैं एक मामूली सी बात कहना चाहता हूं और वो ये है कि जो शख्स एक बार गलती कर सकता है, वो दो बार भी कर सकता है। क्या मतलब? जैसे तुमने रमाकांत और अभिनंदन शुक्ला की आइडेंटिटी को गड्ढमड्ढ किया आपस में, जैसे तुमने रमाकांत को अभिनंदन शुक्ला समझ लिया, वैसे ही क्या ये नहीं हो सकता कि तुमसे यही गलती आयशा परमार की बाबत, मकतूला की बाबत भी हुई हो? उस जैसी जनरल शक्ल सूरत वाली किसी और लड़की ने रूम नंबर 808 बुक कराया हो और तुमने उसी को मकतूला आयशा परमार समझ लिया हो। जिस लड़की की लाश मिली थी उसका नाम आयशा परमार है? हाँ। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम। शिनाख्त के वक्त मुझे किसी ने नाम नहीं बताया था ना, ना मैंने पूछा। ना तब पूछा था जब रूम नंबर 808 की बुकिंग की थी। हाँ। अजीब बात है। आप ये कहना चाहते हैं कि कल जिस लड़की ने 808 कमरा बुक कराया था वो कोई और थी, और जो उसी कमरे में मड़ी पड़ी पाई गई थी वो कोई और थी? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। और किसी लड़की की उस कमरे में मौजूदगी का कोई मतलब नहीं। मतलब है या नहीं, वो कोई और लड़की तो हो सकती है। नहीं, मेरी शिनाख्त पक्की है। जैसे रमाकांत की शिनाख्त पक्की थी। उस केस में शायद मेरे मन में कोई कंफ्यूजन रहा हो, लेकिन मैंने मरी परी लड़की की शिनाख्त ठीक की थी। इस बाबत न मेरे मन में कोई कंफ्यूजन है, और ना मैंने आपको कोई कंफ्यूजन पैदा करने दूंगा। ना मैं आपको कोई कंफ्यूजन पैदा करने दूंगा, भले ही मुझे नशा हो जाए। फिर तो बात ही खत्म हो गई, और इसी वजह से मैं और ड्रिंक नहीं लूंगा। सुनील ने हनी की तरफ देखा। उसने सहमति में सिर हिलाया। जरूर वो अपने जमूरे को ये पट्टी पढ़ाकर साथ लाई थी कि वो दो से ज्यादा ड्रिंक्स के लिए हामी ना भरे। श्योर? सुनील फिर भी बोला। श्योर, सक्सेना बोला। वो घड़ी देखने लगा। दरअसल मेरी एक और अपॉइंटमेंट है, मेरे को कहीं और पहुंचना है। सो वन फॉर द रोड? नो, थैंक यू। मर्जी तुम्हारी, लेकिन जो ड्रिंक सामने है उसे तो चैन से पियो। हाँ हाँ। 5 मिनट वो और ठहरा, फिर रुखसत हो गया। पीछे हनी और सुनील रह गए। रोजी लिप्स? सुनील बोला। बहुत फर्मा बरदार पट्ठा पाला है। वो हंसी। तुम्हारा मतलब हल हुआ? फिर बोली। जो बातचीत करना मांगता था वो हुई? हाँ, हुई। दैट्स गुड, वरना मेरे को अफसोस होता। किस बात का? रोकड़ा खर्च किया, काम ना हुआ। नेवर माइंड रोकड़ा। बोलो, हम तो ड्रिंक्स मंगाएं। अभी नहीं। वो अपनी कलाई पर बंधी नन्ही सी घड़ी देखती बोली। अपने फ्रेंड को आने दो। उसका इंतजार है तुम्हें? व्हाट डू यू मीन? यू लॉन्ग टू मीट हिम? व्हाई नॉट? ही इज अ नाइस फेलो। यू लॉन्ग टू मीट एवरी नाइस फेलो? ओह शट अप, नॉट इन दैट सेंस। लिफ्ट ऑपरेटर क्यों हो? क्या खराबी है लिफ्ट ऑपरेटर होने में? कोई खराबी नहीं, लेकिन अब क्या बोलूं? तो मैं बोलूं ऐसा कुछ जिसके बाद तुम्हें बोलना ना पड़े? बोलो। मैं नालायक हूँ। हाई स्कूल ड्रॉप आउट। 9th क्लास में स्कूल छोड़ा। अभी बोलो, क्या होना चाहिए था मेरे को? कॉलेज प्रोफेसर? बैंक मैनेजर? अकाउंट ऑफिसर? प्रेस रिपोर्टर? व्हाट? यू हैव अ पॉइंट देयर। नाइस फेस, फैंसी फिगर, जिस ट्रेड में एसेट्स, मैं उस ट्रेड में नहीं। मेरे को प्रेजेंट जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को खाली दो पेट भरना का, मेरा और मामा का। दैट्स ऑल। लाइफ गोज ऑन। सुनील हक बकाया से उसका मुंह देखने लगा। तत्काल उसके मिजाज में तब्दीली आई। उसके होंठों पर ऐसी मीठी चमकीली मुस्कुराहट उभरी कि संजीदगी हवा हो गई। तभी रमाकांत वहां पहुंचा। सूट बूट में धजा, लड़की जैसा ही जगमग। अगला दृश्य। सुबह अभी 9:45 बजे थे जबकि सुनील इंदिरा गांधी जनरल हॉस्पिटल पहुंचा।
डॉक्टर हरीश वालिया अपने ऑफिस में मौजूद था। सुनील ये मालूम करके वहां पहुंचा था कि आयशा परमार का पोस्टमार्टम उसने किया था। वो एक वृद्धावस्था की ओर अग्रसर निहायत सख्त मिजाज डॉक्टर था, लेकिन हाल में ही उसके साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी जिसने उसे बहुत दीन और विनम्र बना दिया था। 5 महीने पहले उसका इकलौता जवान बेटा बैंकॉक में रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। सुनील पहली बार उससे अहिरवाल केस के सिलसिले में मिला था, जबकि उसने बड़ी मुश्किल से उससे बात करना कबूल किया था और बिना कुछ खास बताए 2 मिनट में डिसमिस कर दिया था। दूसरी बार वो एच एस जालान के कत्ल के सिलसिले में उससे पिछले महीने मिला था, जबकि उसने उससे लंबा वार्तालाप किया था और चाय तक पिलाई थी। दोनों मुलाकातों के बीच में उसके जवान बेटे की मौत हुई थी, जिसकी वजह से उसके मिजाज में जमीन आसमान की तब्दीली आ गई थी। सुनील ने उसका अभिवादन किया। सर, आपने पहचाना मुझे? हाँ भाई, पहचाना। बैठो। शुक्रिया। कैसे आए? फिर किसी न्यूज स्टोरी पर काम कर रहे हो? जी हाँ, नौकरी जो ठहरी। कोई कत्ल? जी हाँ। पोस्टमार्टम मैंने किया है। पुलिस हेडक्वार्टर से यही जान पड़ा है। इस बार कौन है बदनसीब? आयशा परमार, परसों होटल स्टारलाइट से जिसकी लाश बरामद हुई। ओह, नौजवान लड़की थी, जवान और खूबसूरत। नौजवान मौत का मुझे हमेशा ही बहुत अफसोस होता है। कोई नौजवान मरता है तो उसके साथ कितना कुछ मर जाता है। कोई बड़ी इजाद, कोई अमर रचना, कोई मधुर संगीत, कोई कविता, कोई पेंटिंग, कोई मूर्ति, कोई विचार। आप ठीक कह रहे हैं। इस काम के लिए डॉक्टरों का पैनल है। पैनल के किसी भी डॉक्टर को यह काम सौंपा जा सकता है। कैसा इत्तेफाक है कि जिस मकतूल में तुम्हारी दिलचस्पी होती है उसका पोस्टमार्टम मैंने किया होता है। मेरे लिए तो ये सहूलियत की ही बात है, जनाब। दूसरा पैनल डॉक्टर क्या पता मेरे साथ कैसे पेश आए। क्या पता पास भी ना फटकने दे। वो हंसा। मौत की वजह तो स्पष्ट है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ। गोली लगी? हाँ। सिंगल 32 कैलिबर बुलेट इन लेफ्ट ब्रेस्ट, जस्ट अबव द हार्ट। क्या ये आत्महत्या हो सकती है? नहीं। वजह? जख्म की पोजीशन की वजह से। गोली ने लाश में जो रूट बनाया है उसकी वजह से। जैसे ये दोनों बातें वाकया हुई उनकी रूह में, किसी दाएं हाथ से काम करने वाली औरत के लिए छाती से गन सटाना और खुद को गोली मारना नामुमकिन था। और अगर गन को बाएं हाथ में थामा गया होता तो लाश उस पोजीशन में वैसी स्थिति में ना होती जिसमें कि पाई गई। आई सी। लैब वालों ने अपने तरीके से मरने वाली के दोनों हाथों का एग्जामिन किया था और इस नतीजे पर पहुंचे थे कि उसने गन हैंडल नहीं की थी, उसने गोली नहीं चलाई थी। पैराफिन टेस्ट? हाँ, वही टेस्ट किया था उन लोगों का। तुम इस टेस्ट का नाम जानते हो तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि गोली चलाते वक्त बारूद के महीन कण उस हाथ पर भी चिटकते हैं जो कि गन थामे होता है, और उन कणों का पता पैराफिन टेस्ट से चलाया जा सकता है। मरने वाले के किसी भी हाथ पर ऐसे कण पाए नहीं गए थे। सो सुसाइड इज आउट। हाँ। आपने लाश को पोस्टमार्टम के दौरान ही देखा था या उसकी बरामदगी के दौरान भी आप वहां मौका वारदात पर थे? रात होटल मुझे भी जाना पड़ा था, लिहाजा आपने लाश को मूव किए जाने से पहले स्टारलाइट होटल के स्वीट 808 में बेडरूम में पड़े देखा था। हाँ। और उसका स्पॉट एग्जामिनेशन किया था? हाँ, इसी वजह से तो मेरी वहां हाजिरी थी। उससे क्या जाना? एक तो यही जाना कि छाती में गोली से बना जो सुराख था वो कॉन्टैक्ट वूंड था। मतलब ये कि गोली किसी फासले से, दूर से या करीब से नहीं चलाई गई थी। गन की नाल को एन जिस्म के साथ सटाकर चलाई गई थी। ये बात सुराख के गिर्द बने जले बारूद के कणों के घने पैटर्न से निर्धारित की जा सकती है। सर, लाश के फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में अपने पिछले फेरे में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा था, खास तौर से पोस्टमार्टम लिविडिटी के बारे में और रिगर मोर्टिस के बारे में।
इस सिलसिले में मौजूदा केस में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? भाई लाश की बरामदगी के वक्त तक रिगर मोर्टिस तो डेवलप हो चुकी थी, यानी कि अकड़न तो उसमें पैदा हो चुकी थी। इस बारे में एक बात जो पिछली बार जिक्र में आने से रह गई थी, वो अब सुन लो। वो ये है कि लाश में अकड़न सेट होने का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। ये कंडीशन केस टू केस मुख्तलिफ भी हो सकती है। मकतूल जोशो जुनून के आलम में हो, बेहद उत्तेजित हो, तो ये फौरन भी सेट हो सकती है। कत्ल धींगा मुश्ती के दौरान हुआ तो भी ये फौरन सेट हो सकती है। मौजूदा केस में क्या पोजीशन थी? अकड़न फौरन फटाफट सेट हुई जान पड़ती थी। सेट होने पर क्या हुआ था? लाश पूरी तरह से अकड़ गई थी? नहीं, पूरी तरह से नहीं। मतलब? भाई मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था कि लाश के अकड़ने के शुरुआत होते हैं, धीरे धीरे चेहरे पर, गले पर, गर्दन पर फैलते हैं और यूं फैलते हुए नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते सारे जिस्म को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। अकड़न जिस्म में दाखिल भी इसी रूट से होती है और जिस्म को छोड़ती भी इसी रूट से है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि कुछ खास हालात में इमीडिएट असर भी दिखता है। जोशो जुनून के आलम में, धींगा मुश्ती के दौर में, हाँ, ऐसे केसों में लाश आधे घंटे में भी अकड़ सकती है, लेकिन बाकी केसों में ज्यादा वक्त लगता है। आमतौर पर ये प्रक्रिया धीमी होती है। हाँ, लेकिन सर ये बात अभी भी स्पष्ट नहीं कि लाश ने पूरी ना अकड़ी होने से आपका क्या मतलब था। लेकिन सर ये बात अभी भी स्पष्ट नहीं हुई कि लाश के पूरी ना अकड़ी होने से आपका क्या मतलब था। लाश के कुछ हिस्सों में अकड़न थी, यानी कि रिगर सेट हो चुकी थी, कुछ में नहीं था। ऐसा भी होता है? होता ही है, था ही। लाश को मौका वारदात से आपकी मौजूदगी में हटाया गया था? हाँ। वैसे ही, एन वैसे ही जैसे पाई गई थी? नहीं। क्या किया गया था? अकड़न तोड़ी गई थी। क्या मतलब? देखो, जब मौत होती है तो मरने वाले के अंग प्रत्यंग वैसे ही ढीले, फ्लेक्सिबल होते हैं जैसे कि जिंदगी में होते हैं। गर्दन जिधर मर्जी हिलाई जा सकती है, हाथ पैरों को जिधर मर्जी मोड़ा जा सकता है। फिर जो जो लाश अकड़ जाती है, ये काम मुश्किल हो जाता है और आखिरकार लाश पूरी तरह से अकड़ जाती है। कितनी? बेहद। समझो पत्थर हो जाती है। फिर फिर एक अरसे के बाद अकड़न जिस्म को छोड़ने लगती है। लाश के अंग प्रत्यंग ढीले पड़ने लगते हैं, आखिर आखिर में पूरी तरह से ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन अकड़न तोड़ी जाने का क्या मतलब? किसी अकड़े हुए अंग को जबरदस्ती मोड़ कर उसकी अकड़न तोड़ी जा सकती है। ऐसे अंग में से यूं अकड़न निकाली जाए तो फिर वो लौट कर नहीं आती। सर लाश पर एक निगाह डालने का इत्तेफाक मेरा भी हुआ था। जब मैंने लाश को देखा था तब दाईं बाह में अकड़न थी, लेकिन बाएं में बिल्कुल नहीं थी। बाएं कंधे में नहीं थी, बाह कंधे से झूल रही थी। मतलब ये कि अकड़न बाएं कंधे से आगे नहीं बढ़ी थी। हाँ, लेकिन दाईं तरफ वो मुकम्मल थी, कंधे में, बाह में, हाथ में। हाँ, इसी वजह से दाईं बाह जिस्म के ऊपर तनी जान पड़ती थी और हाथ चेहरे से 2 इंच परे फ्रीज हो गया जान पड़ता था। हाँ, अगर रिगोर के मामले में हालत दोनों तरफ एक जैसी होती तो दाईं बाह हवा में अकड़ी ना पाई जाती, वो छाती पर ढेर हो गई होती। एग्जैक्टली exactly। हम्म। मौत का वक्त आपने क्या निर्धारित किया? शाम 6 और 6:45 के बीच का। इस समय सीमा निर्धारण में रिगर मोर्टिस का, लाश की अकड़न का कोई रोल था? नहीं। वजह? रोल होता है, हमेशा होता है, लेकिन इस बार नहीं था। इस बार इस सिलसिले में एक ज्यादा कारामद फैक्टर मेरे सामने था। वो कौन सा हुआ? तुम्हें याद होगा कि पिछली बार मैंने कहा था कि रिगोर मोर्टिस और पोस्टमार्टम लिविडिटी मौत का समय निर्धारित करने का मामले में 100% भरोसे के फैक्टर नहीं थे, कंक्लूसिव फैक्टर नहीं थे। जी हाँ, मुझे याद है, आपने 4 फैक्टर बताए थे जो कि मौत का समय निर्धारण करने में सहायक सिद्ध होते हैं।
एक पोस्टमार्टम लिविडिटी, जो कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बॉडी में नीचे की तरफ खून जमा होने से धक्का बनने से संबंधित है। दूसरा रिगर मोर्टिस, यानी कि जिस्म का अकड़ना। तीसरा खाने के हजम होने की प्रक्रिया, और चौथा टेम्परेचर लॉस। इस केस में आप किस फैक्टर को तरजीह दी है? इस केस में आपने किस फैक्टर को तरजीह दी है? तीसरे फैक्टर को, खाने के हजम होने की प्रोसेस को। अपनी जिंदगी में मरने वाले ने जो खाना मरने से पहले खाया होता है, उसका एक अनपचा हिस्सा पोस्टमार्टम पर पेट में मौजूद पाया जाता है। भले ही पोस्टमार्टम कितनी भले ही पोस्टमार्टम मौत के कितनी ही देर बाद क्यों हो भले ही पोस्टमार्टम मौत के कितनी ही देर बाद हो, क्योंकि मौत होते ही हजम होने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, और तब तक अनपचा खाना पेट में, आंतों में जस का तस पड़ा रहता है। खाने की कौन सी आइटम पेट में जाके कितने टाइम में हजम होती है, इसकी हमें खबर होती है। उस अनपचे खाने से यह निर्धारित किया जा सकता है कि मौत खाना खाने के कितनी देर बाद हुई। लेकिन इसके लिए ये निश्चित रूप से मालूम होना जरूरी है कि मरने वाले ने अपना आखिरी भोजन कब किया था। हाँ, पिछले केस में ये बात निश्चित रूप से नहीं मालूम थी, इसलिए फर्ज किया गया था कि मकतूल एच.एस. जालान ने डिनर के रात के 8 बजे के आसपास किया होगा। इस वजह से मौत का वक्त निर्धारित करने में बाकी के 3 फैक्टरों को भी रोल बन गया था, और सामूहिक रूप से यह नतीजा निकाला गया था कि कत्ल रात 12 और 3 के बीच हुआ था। जो कि गलत निकला था, वो जुदा मसला था। तुम जानते हो, उस केस में रेफ्रिजरेशन का जो अनूठा फैक्टर इंड्यूस किया गया, वो थोड़े किए किसी के कयास में आने वाला नहीं था। लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार ये पूर्ण रूपेण स्थापित है। पुलिस को निश्चित रूप से मालूम है कि मकतूला ने अपना आखिरी भोजन कब किया था। इसकी इसी वजह से मौजूदा केस में कत्ल का टाइम ज्यादा पिन पॉइंटेड है, जबकि पिछले केस में हर संभावना की गुंजाइश रखने के लिए उसे दोनों तरफ फैलाया गया था। समझे? जी हाँ। मौजूदा केस में ये बात होटल के रिकॉर्ड में दर्ज है कि मकतूला ने रूम सर्विस से अपना आखिरी खाना कब ऑर्डर किया था। इसलिए मेरे लिए ज्यादा एक्यूरेसी से ये निर्धारित करना आसान था कि कत्ल वो खाना खाए जाने के 2 घंटे बाद हुआ था। होटल का रूम सर्विस का रिकॉर्ड क्या कहता है? वो रिकॉर्ड कहता है कि मकतूला को उसके कमरे में लंच 4:15 बजे डिलीवर किया गया था। ये तो कोई टाइम नहीं है लंच का। क्या बात है भाई? अब ये भी मैं बताऊं कि मरने वाली ने लेट लंच क्यों किया था? मैं क्या उस घड़ी उसके साथ था? सॉरी, नेवर माइंड। रूम सर्विस का रिकॉर्ड कहता है कि मकतूला को जो खाना भेजा गया था, उसमें तंदूरी आलू थे, जिसके अवशेष मकतूला के पेट में पाए गए थे। फ्राइड चिकन था, जिसके अवशेष पेट में पाए गए थे। ये 2 मेन आइटमें थी। बाकी जो कुछ भी लंच में डिलीवर हुआ था, उसके अवशेष पेट में पाए गए थे। हर चीज की रूम सर्विस में तफ्तीश हुई थी। हर चीज की रूम सर्विस से तफ्तीश हुई है। भाई, उन्होंने बिल बनाना होता है, हर चीज चार्ज करनी होती है। इसलिए हर चीज रिकॉर्ड में दर्ज है और स्टॉक कंटेंट से मैच करती है। वो खामोश हो गया। लगता है, सुनील अपलक उसे देखता बोला, कोई फच्चर है? एक पेच है तो सही, डॉक्टर कठिन स्वर में बोला। लेकिन यह कहना मुहाल है कि वो कितना अहम है। क्या है पेच? रूम सर्विस के रिकॉर्ड में लंच की जो आइटम्स नोटेड हैं, वो हैं तंदूरी आलू, फ्राइड चिकन, पाइनएप्पल रायता और नान। इन तमाम चीजों के अनपचे अंश मकतूला के पेट से बरामद हुए हैं। लेकिन स्टमक कंटेंट्स में एक एडिशनल आइटम के अवशेष भी थे। वो क्या? मसाला मटर। और वो लंच में नहीं बने थे? लंच में बने थे, उस रोज के लंच के मेनू में दर्ज थे, लेकिन वो बिल में दर्ज नहीं थे। लेकिन 808 के लंच ऑर्डर में भेजे गए थे। स्टमक कंटेंट से तो यही साबित होता है, वरना वो डिश कहां से आई? किसी और सोर्स से?
होटल में और सोर्स कौन सा होगा? तो मतलब क्या हुआ इस बात का? पुलिस ने निकाला तो है एक मतलब, रूम सर्विस के इंचार्ज ने उसकी तस्दीक भी की है। क्या? यही कि मटर मसाला का ऑर्डर था, वो डिश बाकी ऑर्डर के साथ भेजी भी गई थी, लेकिन चिट क्लर्क की गलती से बिल पर चार्ज होने से रह गई थी। ऐसा हो सकता है? हो तो सकता है, क्लरिकल मिस्टेक है। क्लर्क की लापरवाही से एक आइटम का बिल में लगने से रह जाना क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, वैसे गलती वेटर की भी हो सकती है। उसकी कैसे? मसाला मटर का ऑर्डर नहीं था, फिर भी उसने उसे ऑर्डर में रख लिया। वो प्लेट भूल से उठाकर ट्रे में रख ली। हो सकता है, लेकिन मेरा एतबार बिलिंग की गलती पर ज्यादा है। मेरे को तो यही लगता है कि क्लरिकल मिस्टेक से एक आइटम चार्ज होने से रह गई। बिल की पेमेंट कैसे हुई थी? मकतूला ने बिल पर साइन कर दिए थे? नहीं, कैश पेमेंट थी। बहरहाल आपने मौत का वक्त 6 बजे और पौने 7 के बीच का इस बिना पर निर्धारित किया कि उसने अपना आखिरी भोजन 4:15 बजे किया था। हाँ। कत्ल इस वक्त से पहले हुआ नहीं हो सकता? पहले कब? शाम से पहले, दोपहर बाद किसी वक्त। किस वक्त? कोई मिसाल दो। मसलन 3 बजे। तो जो लंच 4:15 बजे मंगाया गया था वो लाश के पेट में कैसे पहुंच गया? अगर वो 1 बजे मंगाया गया था तो रिकॉर्ड में ऐसा दर्ज क्यों नहीं है? रिकॉर्ड गलत नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है? क्यों हो सकता है? लंच की रूम सर्विस में कई जनों का दखल था। ऑर्डर नोट करने वालों का, ऑर्डर तैयार करने वालों का, बिल बनाने वालों का, लंच सप्लाई करने वालों का, उसकी कैश पेमेंट रिसीव करके रिकॉर्ड करने वालों का। इतने लोगों को सामूहिक रूप से झूठ बोलने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है? सही फरमाया आपने। कोई और बात जो जिक्र के काबिल हो? वो खामोश हो गया। सुनील की सवालिया निगाह उस पर गड़ी रही। भाई कोट ना करो तो बोलूं? बोलिए, प्लीज। तुमने कुछ छाप दिया तो पुलिस वाले इल्जाम लगाएंगे कि मैंने उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया। वो नौबत नहीं आएगी। पक्की बात? जी हाँ। तो सुनो, मैंने लाश के बाएं पहलू में उसकी चमड़ी की रंगत में हल्की सी तब्दीली नोट की थी। खराश जैसी, लाली जैसी तब्दीली नोट की थी। लेकिन आखिरकार मेरे और विवेचन अधिकारी के आपसी मशवरे से यही फैसला हुआ कि उसकी कोई अहमियत नहीं थी। आपका जाती ख्याल क्या है? अब क्या बोलूं? ऐसा निशान पोस्टमार्टम लिविडिटी का नतीजा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मौजूदा केस में पोस्टमार्टम लिविडिटी का कोई डिफाइंड रोल दिखाई नहीं देता। स्टमक कंटेंट्स वाली बात इतनी मजबूत है और उससे इतना एक्यूरेट नतीजा निकाला गया है कि पुलिस ही नहीं, मैं भी समझता हूं कि इस माइनर पॉइंट को नजरअंदाज किया जा सकता है। स्टमक कंटेंट से आप नतीजा ना निकाल पाए होते, आपको और एवेन्यूज टटोलने की गंभीर जरूरत महसूस होती, तब आप इस पॉइंट को अहमियत देते तो क्या अहमियत देते? कहना मुहाल है। उसने बहुत सोचकर जवाब दिया। वो लाली अगर पोस्टमार्टम लिविडिटी की वजह से है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि लाश पहले बाएं पहलू पड़ी हुई थी। मतलब तो हुआ, लेकिन जैसे हालात सामने आए हैं उनमें इस बात की संभावना दिखाई नहीं देती। आप बराए मेहरबानी हालात का हवाला ना दें, अपनी मेडिकल नॉलेज का, फोरेंसिक एक्सपर्टीज का हवाला दें और बताएं कि आपने लाश के बाएं पहलू में जो हल्की सी खराश, हल्की सी लाली देखी थी, क्या उसका मतलब ये नहीं था कि मौत के बाद शरीर कुछ अरसा बाएं पहलू पड़ा रहा था? और क्योंकि बरामदगी के वक्त बाएं पहलू पर पड़ा नहीं पाया गया था, तो इसका मतलब है कि उसे मूव किया गया था, उसकी पोजीशन तब्दील की गई। ऐसा हुआ हो सकता है। हो सकता है नहीं? संभावना बराबर है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि पुलिस को इस संभावना से इत्तेफाक नहीं है। ये पुलिस का फील्ड नहीं, आपका फील्ड है। इसलिए इस बाबत एक्सपर्ट ओपिनियन आप दे सकते हैं, पुलिस नहीं। पुलिस का कारोबार है
उनकी कार्यप्रणाली का हिस्सा है। उन बातों को नजरअंदाज करना, नकारना जो उन्हें सूट नहीं करती। वो खामोश रहा। अब एक दूसरी संभावना पर विचार कीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मौत के बाद लाश के एक पहलू में अकड़न पैदा हो और दूसरे में ना हो? नहीं। आपकी निगाह में कभी कोई ऐसा केस आया कि आपने लाश की दाईं बांह और कंधे में अकड़न पाई, लेकिन बाएं कंधे में अकड़न ना पाई? नहीं। लेकिन मौजूदा केस में तो ऐन ऐसा ही था। इसका क्या मतलब हुआ? उसने जवाब देने की जगह पहलू बदला। क्या ये कि किसी ने बाईं बांह को मरोड़ दिया और यूं अकड़न तोड़ दी? उसने फिर पहलू बदला। सर, बात आपके और मेरे बीच की है, अखबार में कोट करने के लिए नहीं है। हाँ। क्या हाँ? किसी ने बाईं बांह को मरोड़ दिया और अकड़न तोड़ दी, क्योंकि वो अकड़न लाश की पोजीशन चेंज करने में, उसको कहीं से शिफ्ट करने में आड़े आ रही थी। अब बस करो। ओके सर, एज यू विश सर। और कुछ और बोलो। और तो कुछ नहीं है बोलने को। तो मैं बोलूं? जी हाँ, जरूर, फरमाइए। चाय पियोगे? क्योंकि मंगानी नहीं पड़ेगी, सुनील विनोदपूर्ण स्वर में बोला। थर्मस में है? हाँ हाँ, वो भी हंसा। मैं जरूर पीऊंगा। इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया। अगला दृश्य। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत उसे अपने फर्स्ट फ्लोर पर स्थित बेडरूम में मिला। बेड पर पसरा हुआ, ऊँगता सा चाय चुसकता। शुक्र है जागे हुए हो, सुनील बोला। कौन है भाई तू? जो कोई भी है जाके मुंह धो के आ। क्यों? ताकि मैं तुझे पहचान सकूं। शर्म करो। मैं तुम्हारी खातिर परसों रात से धक्के खाता फिर रहा हूं, और एक तुम हो कि बादशाह की तरह पसरे पड़े हो और दूसरे ये जबान बोल रहे हो। बह जा। सुनील बेड के करीब एक कुर्सी खींचकर उस पर ढेर हुआ। चाय पिएगा? नहीं। तुम्बे के नाम से तो भड़क जाएगा। रमाकांत, सुबह सवेरे शराब से कोई समस्या हल नहीं होती। अच्छा, दूध से होती है? होती है तो बोल, अभी मंगाता हूं। मैं तुमसे बहस में नहीं जीत सकता। फिर भी करता है। सुट्टा ला। सुनील ने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया। आज माँ ये दिन ही खराब शुरू हुआ, रमाकांत बोला। क्या हुआ? पहले बेवजह नींद खुल गई इतने सवेरे, फिर बपाशा बासु का फोन आ गया कि वो आज नहीं मिल सकती। अब तू आ गया। मुझे तुमसे हमदर्दी है। और अभी मेरी खातिर क्यों बोला तू? मेरी कौन सी खातिर कर रहा है? क्यों? अभिनंदन शुक्ला मेरा मामा लगता है? ओए, सारे जहां का दर्द तेरे जिगर में है कि नहीं है? ये वाहियात बात है। अब जवाब नहीं सूझा तो कह दिया वाहियात बात है। फिर तेरे को किसने कहा? खुद भटकता फिर। अपने बड़े पापा जी के साथ, अपने बड़े पापा जी को साथ लेके जाता। अब बस करो। और बादशाह की तरह पसरे बैठे कहने का क्या मतलब है? मैं हूं ही बादशाह। क्या कहने? बादशाह कौन होता है? जो मनमानी करे। तुझे मैं मनमानी करता मिला या नहीं मिला? मिले। तो क्या कसर रह गई मेरे बादशाह होने में? सिर पर ताज नहीं है। वो रियाया के रूबरू होने पर पहना जाता है। मैं हूं ना रियाया। आई बड़ी रियाया। अब छोड़ो ये किस्सा। तो कौन सा शुरू करें? पैग पैग खेलने का तो तेरी खोटी अकल में ये टाइम नहीं है। अभी जरा मतलब की बात करो। केड़ी? धर्मेश पावा की क्या खबर है? अभी कोई खबर नहीं। मेरा मतलब है खबर तो है उसकी बाबत, लेकिन तेरे काम की कोई नहीं। ओ। तो उसके बारे में एक बात बता मुझे। समझ, तेरे बड़े पापा जी उत उत उत्सुक, वही वही है जानने को। जब हिंदी नहीं बोली जाती तो क्यों बोलते हो?
बोलनी तो चाहिए ना मालिको, आखिर राष्ट्रभाषा है। ठीक ठीक। क्या पूछ रहे थे धर्मेश पावा के बारे में? कल तेरे से रूबरू मुलाकात नहीं हुई थी। हुई तो थी रात को ब्लू आइस में। टोकता बहुत है। और कमलिया, वो मुलाकात इन कामों के लिए थी। सॉरी। कल तेरे से रूबरू मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए तेरी पुलिस हेडक्वार्टर में हाजिरी की बाबत डिटेल से कोई बात नहीं हो सकी थी। अभी तो मुझे ये बता कि असल में ये कैसा है, ये धर्मेश पावा का घोड़ा? सूरत से तो इंसान लगता है, लेकिन आजकल सूरत से क्या पता चलता है। वधिया। मेरे बारे में, मेरे कारोबार के बारे में बड़े ऊंचे ख्यालात का इजहार किया। क्या बोला? रिपोर्टर को रंडी और बारमैन के बीच की शय बोला। रमाकांत के नेत्र फैले। किसी बेवड़े चर्सी स्मैकिए वाइफ बीटर से ज्यादा हकीर शय बोला। रमाकांत उछलकर सीधा हो गया। एदी माधी, वो तड़प कर बोला। एदी बहन दी, बद्दा तुखम ना होवे ता। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्या करते? जवाब करूंगा। हड्ड गोडे तोड़ के वखरे कर दूंगा, माँ ये वेदे। सालस हजम कर जाऊंगा, कंजरी देनू। दोनों काम कैसे करोगे? मेरे यार नू मंदा बोलिया काको यानी देने। और तूने सुन लिया? नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया, बोलती बंद कर दी। सच कह रहा है? हाँ। खा मेरी सौ, बड़े भापा जी की कसम। तो ये छतरी कुमार ठंड करे। हाँ। तलवार वापस म्यान में रखें? हाँ प्लीज। रमाकांत ने अपना जिस्म बेड पर ढीला छोड़ दिया और अपनी रिपोर्ट आगे सरकाए। रिपोर्ट? हाँ रिपोर्ट सुनो। मेरे दो आदमी उसके पीछे हैं। सारे दिन की उसकी एक एक हरकत का निगहबान है, लेकिन की ही नहीं उसने कोई हरकत। एन बीबा पुत्र बना हुआ है भूतनीदा। आई सी। वैसे तू उम्मीद क्या कर रहा है? देखो बड़े पापा जी, इस कत्ल के केस के लिए जो कोई भी जिम्मेदार है, उसका कोई जनाना जोड़ीदार जरूर है। नौजवान, खूबसूरत, दर्शनीय फिगर वाला जनाना जोड़ीदार होना जरूरी है। जिस औरत ने तुम पिछली शाम 6 और 8 के बीच होटल से चेकआउट किया बताते हो, जिसका नाम तुमने आभा परिहार बताया, वो मुंह पर मड पैक वाली औरत हो सकती है, जिसने कि रूम नंबर 808 में शुक्ला पर गन तानी थी। मेरा दिल गवाही देता है कि वही औरत सारे खटराक की कुंजी है और पाहवा की वो जनाना जोड़ीदार है जिसका मैंने जिक्र किया और जो पाहवा के हाथों चुगा चुगती है। अगर सारे फसाद की जड़ पाहवा है तो वो औरत उसकी वीक पॉइंट है, जो कि उसकी पोल खोल सकती है। वो तोती है जिसके हाथ में पावा की मुंडी है। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि पावा उसके कांटेक्ट में ना हो, उस पर निगाह ना रखे। तू मेरा यकीन कर यार, वो ऐसी किसी औरत के कांटेक्ट में नहीं है तो वो इरादतन उसके पास नहीं फटक रहा। मेरे आदमी कहते हैं कि वो तो आयशा परमार की मौत के मातम में डूबा जान पड़ता है। मायावा कुछ ज्यादा ही लट्टू होगा उस औरत पर। उसके किरदार का जो खाका मेरे सामने खींचा गया है, उसकी रूह में मैं उसे एक फूल पर मंडराने वाला भंवरा नहीं तस्लीम कर सकता। वो प्ले बॉय है, कैसानोवा है, लेडीज मैन है। कैसे वो वन वुमन मैन बनकर रह सकता है? कहीं कोई और औरत यकीनन है जिससे उसके ताल्लुकात हैं। किथे किथे माई ढूंढो, मालूम करो। होगी तो कहीं उसके इर्द गिर्द ही। उसके ऑफिस से पता करो, लेडीज एम्प्लॉयज हैं तो सही उसके ऑफिस में। ढेरों हैं, मैंने सबको चेक कराया है। क्या पता चला? दो शादीशुदा हैं जिन्हें हस्बैंड से कोई शिकायत नहीं। एक की हाल में सगाई हुई है। तीन की स्टडी बॉयफ्रेंड है और वो किसी दूसरे को पास नहीं फटकने देती। एक रजनीश दीवानी है जो अपने बाप से नहीं पटने वाली। बाप से कोई पटती है? मुहावरा इस्तेमाल किया है, मुहावरा। बात का मतलब समझ। या ये बहुत मुश्किल काम है तेरे वास्ते? आगे आगे।
एक लड़की और है जो वैसी है ही, जैसी तू अभी बता रहा था, नौजवान, खूबसूरत, आवर ग्लास फिगर वाली। उसके साथ पावा 2-3 बार डेट पर गया बताते हैं, लेकिन वो लड़की ऐसी बताई जाती है कि जो कोई भी बढ़िया जगह ड्रिंक्स डिनर की गारंटी करे, वो उसके साथ जा सकती है। कहने का मतलब है कि वो जनरल प्रैक्टिशनर है, स्पेशलिस्ट नहीं, सिंगल हैंड कमोडिटी नहीं है। इसलिए पावा की वैसी खास नहीं हो सकती, जैसे कि तू बोला, सिर्फ उसके हाथों चुग्गा चुगती फाख्ता नहीं हो सकती। आई सी। एक लड़की और है जिसका पावा से कभी हैवी अफेयर रहा था। वो खूबसूरत तो है, नौजवान तो है, लेकिन लार्ज इकोनॉमी साइज है। कॉलगेट की वो ट्यूब है जिसमें 20% टूथपेस्ट एक्स्ट्रा होता है। क्या कहने, एन तेरी जबान बोल रहा हूँ। वाकई। अब फूंक लेके दिखा, खुश होके दिखा। शाबाश। कहने का मतलब यह है कि कम से कम पावा के ऑफिस की कोई लड़की वो मड पैक वाली तो हो नहीं सकती जिसने होटल में शुक्ला पर गन तानी थी। कहीं ऑफिस से बाहर की होगी, इतना बड़ा शहर है। होगी तो देर सवेर पाहवा उस तक जरूर पहुंचेगा। पहुंचेगा तो मेरे आदमियों को जरूर खबर लगेगी। उन्हें लगेगी तो गोली की तरह तुझे लगेगी। इसलिए तू फिक्र नॉट हो जा। अच्छा, अब अपने सुना, क्या कहती है तेरी अकल, अगर कुछ कहती है तो। कहती तो है। क्या? सबसे पहले तो मेरी अकल यही कहती है कि खून वहां नहीं हुआ था जहां से कि लाश बरामद हुई थी। रूम नंबर 808 में नहीं हुआ था। हाँ, कहीं और हुआ था, और बाद में लाश शिफ्ट की गई थी। पिछले जालान वाले केस की तरह, जिसमें कत्ल उसके फ्लैट में हुआ था लेकिन लाश उसके सामने के उसके दोस्त चेतन चांदना के फ्लैट में पाई गई थी। हाँ, और इस हकीकत की तरफ इशारा करने वाली बात भी वही है जिसे कि टेक्निकल फोरेंसिक लैंग्वेज में पोस्टमार्टम लिविडिटी कहते हैं। कुछ ऐसे संकेत सामने आए हैं जिनकी पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर औनी पौनी तस्दीक करता है कि लाश पहले बाएं पहलू पड़ी रही थी, और तभी कदरन जल्दी अकड़ गई थी। मसलन समझो कि दाईं बांह और दायां हाथ दोहरे होकर बाईं बाईं बांह बॉडी के साथ सीधी लगी अकड़ गई थी। तुझे क्या पता? रमाकांत, मैंने मसलन बोला कि नहीं, समझो बोला कि नहीं। हला हला। वो कैसी भी थी, 1 मिनट के लिए फर्ज करो कि जैसे मैं कह रहा हूं वैसी थी। और कर लिया ना फर्ज, हुन पीछा छोड़। जब लाश उसकी मूल जगह से हटाकर स्वीट नंबर 808 के बेडरूम में पहुंचाई गई थी और वहां बेड पर डाली गई, तो जबरन जिसने भी ऐसा किया उसके लिए बॉडी की अकड़न को जबरन तोड़ना जरूरी हो गया। उसने बाएं कंधे की अकड़न तोड़ी थी, तो बाएं बाह बेड से बड़ी स्वाभाविक लगने वाले ढंग से नीचे लटक गई थी। किया क्यों ऐसा? वजह बोल। क्योंकि वहां बेड पर पड़ी लाश की बाह लठ की तरह सीधी अकड़ी हुई मिलती, तो ये अपने आप में इस बात की चुगली होती कि कत्ल वहां नहीं हुआ था, लाश कहीं और से वहां मूव की गई थी। इसलिए उस यूं अकड़ी बाह को जबरन मड़ोड़ के, वो रिगॉर करके, क्या बोला तू? यही बोला, रिगोर मोर्टिस। रिगर को तोड़ा गया ताकि बाह पलंग से नीचे लटक जाती और नेचुरल लगती। हाँ, पिछले जालान मर्डर केस से मेरी जहन में ये घंटी बजी थी कि उस केस की तरह इस केस में भी लाश को कहीं और से शिफ्ट किया गया था। कहां से? पता नहीं, लेकिन इस सिलसिले में संभावना मुझे होटल के उस कमरे में दिखाई देती है जिस पर तुम्हारा शिखर अहूजा काबिज है। 807 पर? हाँ। सुनील ने उसे वहां की एक मैट्रेस में से गोली बरामदगी के बारे में बताया। प्यारे हो, रमाकांत उत्तेजित स्वर में बोला, फिर तो कत्ल वहीं हुआ था। वहां से लाश क्यों शिफ्ट की गई? क्यों ये काम जरूरी समझा गया? तू बता। और मैट्रेस में गोली का क्या मतलब? यार, 2 बार गोली चली, किसी ने आवाज ना सुनी? दोनों बार जिस ढंग से गोली चली उसमें आवाज बहुत कम होती है।
मैट्रेस में गोली ऐन उसके नाल साथ सटाकर चलाई गई थी और लाश का कॉन्टैक्ट वुंड भी यही जाहिर करता है कि गोली नाल को जिस्म से सटाकर चलाई गई थी। ये आवाज बहुत कम होती है, बस इतनी कि कमरे से बाहर ना जा सके। तभी। और लाश शिफ्ट क्यों की गई, इस बाबत अभी कुछ कहना मुहाल है। लेकिन ये बड़ा सवाल है जो मैं पुलिस के सामने रखूंगा। कैसे रखेगा? जाके प्रभु दयाल से बात करेगा? कल ब्लास्ट में पढ़ेगा। कल के ब्लास्ट में इस संभावना पर खास जोर होगा कि होटल का कमरा नंबर 808 मौका वारदात नहीं था, लाश कहीं और से वहां शिफ्ट की गई थी। तो समझता है कि ब्लास्ट पढ़कर वो पुलिस वाले इस लाइन पर काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? ब्लास्ट ने बेपर की तो नहीं उड़ाई होगी। पोस्टमार्टम लिविडिटी पर आधारित एक मजबूत इशारा इस तरफ किया होगा। उनकी तवज्जो उस लाल खरश की तरफ दिलाई होगी जो कि पोस्टमार्टम करने वाला उनका खुद का डॉक्टर कहता है कि लाश के बाएं पहलू पर एक जगह थी। उसे पहले कोई अहमियत न दी तो अखबार में छपने के बाद उसे नजरअंदाज करना अफोर्ड कैसे करेंगे? यूं उनकी तवज्जो रूम नंबर 807 की तरफ भी जाएगी, जैसे हमारी गई। जा सकती है। बढ़िया। लेकिन उनकी हो या मैंने पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर से वादा किया था कि इस सिलसिले में मैं उसे कोट नहीं करूंगा। पोस्टमार्टम लिविडिटी से ताल्लुक रखती उसकी ऑब्जर्वेशन और लाश की बाईं बांह की अकड़न जबरन तोड़ी गई होने की बात मैं अखबार में नहीं छापूंगा। यानी कि वादा खिलाफी करेगा? कर सकता हूं, अखबार की खातिर कर सकता हूं, लेकिन उस डॉक्टर के साथ नहीं। तो फिर क्या बात बनी? ऐसे ही इतनी लंबी लंबी छोड़ दी। मैं राम सिंह से बात करूंगा। इन कॉन्फिडेंस बात करूंगा जैसे उस डॉक्टर ने मेरे से की, और उसे बोलूंगा कि वो अपनी अथॉरिटी पर उसे इस केस की अपनी ऑब्जर्वेशन करार देकर आगे प्रभुदयाल से बात करे। वो मानेगा तेरी बात? क्यों नहीं मानेगा? यारी दिखाने के लिए नहीं तो इसलिए तो मानेगा कि महकमे के फायदे की बात है। माल को शिखर के लिए प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? अरे गोली नहीं, उसके मत्थे मढ़ाया। उसकी बरामदगी पर टाइम और तारीख का कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ। जब पुलिस वहां पहुंचे वो तब कह सकता है कि तब बस तभी 5 मिनट पहले वो उसकी तवज्जो में आई, और वो उस बाबत होटल मैनेजमेंट को खबर करने ही वाला था कि पुलिस वहां पहुंच गई। वो वहां कर क्या रहा था? तफरी कर रहा था। गर्लफ्रेंड से मिलने का ठिया सेट किए था। चल तो जाएगी ये बात, क्योंकि उस होटल की रिप्यूट कुछ ऐसी वैसी ही है। ऐसा? हाँ, मुझे पता चला है कि वो लोकल तफरीहबाजों का अड्डा बना हुआ है। इस हद तक कि वहां का होटल स्टाफ ही लड़कियां सप्लाई करता है। वहां जाके कमरा लो, बेल बॉय पर या वेटर पर अपनी मंशा जाहिर करो, वो लड़की बुला देगा। नहीं पसंद आएगी तो और बुला देगा, और बुला देगा। इतने बड़े होटल में ये कारोबार चलता है। बड़ा होने से ही तो कोई इज्जतदार नहीं हो जाता, पॉपुलर नहीं हो जाता। उस होटल का स्ट्रेट बिजनेस डामाडोल है, इसलिए कमाई का ये जरिया निकाला गया होगा। कैसे जाना? सुनील हैरानी से बोला। घोड़ी के मुंह से जाना। घोड़ी? हनी डिसूजा। बल्ले भाई, क्या लड़की थी। पहले तो मैं कल्प रहा था कि ब्लू आइज में उसे मेरे मत्थे क्यों मर दिया, मर के तू चला गया। लेकिन बाद में महसूस किया कि अच्छा ही हुआ कि तू चलता बना, वरना एक अनार दो बीमार वाली बात होती। बढ़िया तफरी हुई। बहुत बढ़िया। माँ यही क्या डांस करती थी। उसका डांस देखकर वहां मौजूद सालसा के एक्सपर्ट, सालसा के दीवाने तालियां बजाने लगे थे। कब तक ठहरे? 2 बजे तक। लेकिन मोतियां वाले वो बिल बड़ा करारा बना। सब शुक्ला भरेगा। जेल जाने से बचेगा तो भरेगा ना। वो तुम्हारा यार है, तुम्हारा लिहाज करेगा। क्या लिहाज करेगा? तुम्हारे खर्चे लौटाने की खातिर जेल जाने से परहेज करेगा। कमला माँ, यह जैसे ये उसकी मर्जी से होगा। सुनील हंसा। और क्या जाना उससे? फिर पूछा।
और उसने ये भी तस्दीक की कि जो औरतें परसों दोपहर बाद 808 में गई थी, उसके पास किसी तरह का कोई सामान नहीं था। कहती है बेल बॉय बुड़बुड़ कर रहा था। क्यों भला? क्योंकि समझा था कि वहां से ऑपरेट करने के लिए कोई फ्रीलांसर आ गई थी। क्या मतलब? वो उसे कोई कॉल कर समझा था? हाँ, जो वहां डायरेक्ट बिजनेस करती तो उसकी कमीशन मारी जाती। हनी कहती है कि लिफ्ट में हनी के सामने ही भड़क के कह रहा था कि अगर उसने अपने कमरे में किसी मर्द को आने दिया तो 20% उसे देना पड़ेगा, वरना वो वहां से बाहर होगी। यानी कि पक्का ही अड्डा है इन कामों का। हाँ, ये भी बैड न्यूज है शुक्ला के लिए। वो कैसे? वो होटल पुलिस की तवज्जो का मरकज बन गया है। उन लोगों को उसकी रिप्यूट की खबर लगे बिना नहीं रहेगी। फिर वो इसी दबाव में जिससे मर्जी, खास तौर से रिसेप्शन क्लर्क श्याम सक्सेना से, जैसा मर्जी बयान अपने केस को मजबूत करने के लिए शुक्ला के खिलाफ निकलवा लेंगे। होटल वालों को पुलिस की लाइन को टो करना पड़ेगा, वरना होटल बंद हो या ना हो, होटल का वो स्पेशल धंधा जरूर बंद हो जाएगा जिसका तुमने जिक्र किया। हनी ने जिक्र किया। एक ही बात है। शाम सक्सेना की बाबत क्या कहता है? ढीठ है एक नंबर का। अपनी गलती नहीं मानता। परसों शाम तुम्हें साफ शुक्ला से कंफ्यूज करता था, अब मुकरता है, लीपापोती करता है। मैंने साफ ऐन कील ठोक कर कहा कि अगर शिनाख्त के मामले में उससे एक बार गलती हो सकती थी तो दो बार भी हो सकती थी। नहीं मानता। 808 में लाश पड़ी मिली, कूद कर इस नतीजे पर पहुंच गया कि वो वही लड़की थी जिसने 2 बजे अमृत गरेवाल के लिए रूम बुक किया था। इडियट ने शिनाख्त सूरत से नहीं, हालात से की। ठीक। तो रात 2 बजे तक शहद चाटा? क्या? हनी के साथ? ओह हाँ हाँ। छोड़ा कहाँ उसे? वहीं जहां मेरे जैसे शरीफ भले नेक एतबारी शख्स का फर्ज बनता है। क्या कहने? एन सिरे पर छोड़ा। कहाँ था सिरा? ज्योति कॉलोनी। अपने कारोबार के बारे में ना बताया? बताया ना। बाग बाग हो गई, बल्कि पागल होगी माँ, ये भी आएगी कभी यहाँ। हम्म। सुनील ने खामोशी से सिगरेट का कश लगाया। कुछ क्षण कोई कुछ ना बोला। रमाकांत, फिर सुनील गंभीरता से बोला, इस सारे मसले का केंद्र बिंदु वो चेहरे पर मड पैक वाली अधनंगी लड़की है, जो यूं गायब हो गई जैसे हवा में घुल मिल गई हो। ऐसे कोई कैसे गायब हो सकता है प्यारे? मैं भी तो यही कहता हूं, लेकिन वो गायब है। मेरी थ्योरी के मुताबिक उसका ताल्लुक सरासर धर्मेश पाहवा के साथ होना चाहिए। लेकिन तुम कहते हो कि वो ऐसी किसी लड़की के पास नहीं फटका। मालको, ना कोई ऐसी लड़की उसके पास फटकी। क्या माजरा है? क्या? सुनील का होठों की ओर बढ़ता सिगरेट वाला हाथ एकाएक हवा में फ्रीज हो गया। की होया? रमाकांत बोला। मुझे एक बात सूझी है। क्या? तुम्हारे दोस्त शुक्ला की दुश्वारी की बिना पर, उससे सुनी बातों के बिना पर, हमने एक थ्योरी गढ़ ली है जिसमें हम एन पुलिस की तरह उपलब्ध तथ्यों को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर थ्योरी में झोल हो तो तथ्य कैसे फिट होंगे? सारे तथ्य अभी उपलब्ध ना हो तो वो सारी खाली जगहों को कैसे भरेंगे? क्या मतलब? हम जो कर रहे हैं, अभिनंदन शुक्ला की बातों से प्रभावित होकर कर रहे हैं। उसने कहा उसे फंसाया गया है, उसके लिए जाल बुना गया है, फंदा लगाया गया है। हमने मान लिया। उसने कहा यह जाल बुनने वाला शख्स उसका प्रॉक्सी वार का प्रतिद्वंद्वी धर्मेश पाहवा था। हमने कबूल कर लिया। उसने कहा उसकी टेलीफोन लाइन टेप की गई हुई थी और होटल स्टारलाइट में उसके साथ जो बीती थी उसका आर्किटेक्ट पाहवा था। हमने हामी भर दी। माल को मानने, कबूलने, हामी भरने लायक बात तो यही लगती है। यह स्थापत है कि किसी ने अपराजिता उर्फ अनामिका पाहवा के उस प्रोग्राम में भांजी मारी जो कि उसने
शुक्ला के लिए बनाया था। उस औरत ने शुक्ला को प्रॉक्सी लिस्ट सौंपनी थी, लेकिन पहले इस बाबत पूरी तसल्ली करनी थी कि कोई उसके पीछे नहीं लगा हुआ था, और इस तसल्ली की खातिर उसने उसे इधर-उधर भटकाया। उस भटकन के सिरे पर ठीक 6 बजे उसने शिल्पा बार के बाहर एक टेलीफोन बूथ पर शुक्ला को फोन करना था, लेकिन किसी ने उस वक्त से पहले ही उसे फोन कर दिया और गलत राह पर लगा दिया। और हम कूद कर इस नतीजे पर पहुंच गए कि यूं वक्त से पहले फोन करने वाली औरत धर्मेश पाहवा की जोड़ीदार थी। क्या खराबी है इस नतीजे में? हमारे पास क्या सबूत है इस हक में? सबूत ना सही, मजबूत इशारे तो हैं। किसी ने गन्स की अदला बदली की, किसी ने घातक गन्स को आलाई कत्ल को स्वागत टूरिस्ट रिजॉर्ट के मैदान में दफनाया। ये सब उस बोगस गुमराह करने वाली कॉल की ही तो कड़ियां हैं। कबूल, लेकिन ये कैसे? कहां से जाहिर होता है कि उस बोगस कॉल के पीछे किसी से पाहवा की सांठ-गांठ काम कर रही थी? और किसकी होगी? जो शुक्ला के खिलाफ होगा, उससे दुश्मनी निकाल रहा होगा, वही तो ये करेगा। क्या हम शुक्ला के सारे दुश्मनों को जानते हैं? नहीं जानते, लेकिन कक्काबली जिस सेटअप में शुक्ला फंसा था, उससे तो पाहवा ही वाकिफ हो सकता था, बल्कि था। आयशा परमार किसके लिए प्रॉक्सी लिस्ट तैयार करने का खुफिया काम कर रही थी? पाहवा के लिए। किसके कहने पर शुक्ला को गुमराह करने के लिए उसने एक बोगस लिस्ट तैयार की? पाहवा के कहने पर। किसने उसे तभी फोन की घंटी बजी? रमाकांत ने कॉल रिसीव की। वो कुछ क्षण फोन सुनता रहा, फिर उसने गुस्से से रिसीवर वापस क्रेडल पर पटका। क्या हुआ? सुनील उत्सुक भाव से बोला। शिखर आहूजा का फोन था, रमाकांत भुनभुनाया। हिल गया है माहियवा। क्या कहता है? गोली का ही रोना रो रहा था। एक ही रट लगाया था कि गोली का उसके पास होना उसके लिए पंगा कर सकता था। वो उसके पास नहीं होनी चाहिए थी। तो किसके पास होनी चाहिए थी? पुलिस के पास। क्यों? उससे कोई वारदात हुई है? कहता है कोई तो वजह होगी गोली चलने की, और जो भी वजह होगी फसादी ही होगी। और क्या कहता है? और कहता है कि तुमने पुलिस को खबर किए जाने के मामले में उससे 24 घंटे ठंड रखने को बोला था। अभी 24 घंटे हुए नहीं, अभी 1.5 घंटा बाकी है, फिर भी तड़प रहा है तो ठीक है, जाए पुलिस के पास। क्या बोला? जाए? हाँ जाए, लेकिन ये ना बोले कि गोली कल बरामद हुई थी। बोले कि अभी बरामद हुई थी। उसकी भलाई इसी में है। ठीक। इतनी सी बात भी मानेगा या नहीं? कैसे नहीं मानेगा? उल्टा नहीं टांग दूंगा भूतनी के। बस इतना लिहाज करे और जो जी में आई करे। अच्छा, झूठ तो नहीं बोलेगा? वही तो कहेगा जो सच है। हाँ, झूठ तो नहीं बोलेगा। तो खुशी से जाए और जाकर पुलिस को बताए कि वो गोली कहाँ से कैसे बरामद हुई। फिर आगे जो करना होगा पुलिस करेगी। क्या करेगी? उसको उस गन से चेक करवाएगी जो शुक्ला ने इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को सौंपी थी। तो क्या होगा? तो मालूम पड़ेगा वो गोली उसी गन से चली थी। क्या बात करता है? देखना। काका बली, तेरी माया तू ही जाने, लेकिन इतना समझ ले कि वो इंस्पेक्टर का घोड़ा फिर तेरी अच्छी खबर लेगा। क्यों भला? मैंने क्या किया है? किया या नहीं किया, वो यही समझेगा कि सब तेरा स्टेज किया हुआ ड्रामा है। खामखा। गोली शिखर ने बरामद की, उसकी खबर पुलिस को शिखर ने दी। मैंने क्या किया है? पुलिस को समझाना तूने कुछ नहीं किया। ये तूने उनको कोई पुड़िया नहीं सरकाई। समझाऊंगा ना। क्या समझाएगा? आई विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई रीच इट। अभी तुम शिखर को वापस फोन करो और बोलो कि वो पुलिस से कांटेक्ट करे और उन्हें सब कुछ कह सुनाए। सब कुछ? मेरी तरफ से पूरी छूट है। आगे वो जाने, उसका विवेक जाने। ठीक है। और उसके बाद तुम मेरे साथ चलो। मैं साथ चलूं? कहाँ? ज्योति कॉलोनी। वहां कहाँ? जहां हनी डिसूजा रहती है, जहां रात तुम उसे छोड़ के आए थे। वहां क्या है? क्यों जाना चाहते हैं?
मुझे उस लड़की से एक निहायती ज़रूरी काम है। तुझे काम है ना? हाँ। तो तू जा, मैं पता लिख के देता हूँ उसका। मुझे क्यों डिस्टर्ब करता है सुबह सवेरे? रमाकांत, पौने 11 बजे हैं। सुबह सवेरे मुझे क्यों डिस्टर्ब करता है? मुझे पता ढूंढने में वक्त जाया करना पड़ेगा, तुम नाक की सीध में पहुंचोगे। वक्त पर राशन है, माई हवा फेयर प्राइस शॉप से मिलता है। हुज्जत बहुत करते हो, सुनील चिढ़कर बोला। ठंड रख, ठंड रख। तुम्हारा शिखर हुज्जा जो फुरहरी छोड़ेगा उसके बाद वक्त का तोड़ा मुझे हो सकता है। मेरे जहन में एक काम है जिसे मैंने जल्द जल्द अंजाम देना है और उस लड़की की मदद के बिना हो नहीं सकता। तो यूं कहना, बात को समझाएगा नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? अब चलते हो कि नहीं? शिखर के घोड़े को फोन करके चलता हूँ माल को।